Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा मेंसुरेशन आपकी 2D और 3D दोनों में. 2D मतलब ये एक डायमेंशन है, इसको बोलूंगा मैं 1D. और अब एक डायमेंशन और आ गई, तो ये मेरा हो गया 2D. ये अप और ये राइट या लेफ्ट और डाउन, तो ये 2D है. ठीक है. 1D और 2D डायग्राम्स को पहचानने का तरीका क्या होता है, और ये 2D और 3D डायग्राम्स को पहचानने का तरीका क्या होता है बेटा. लेट सपोज ये कौन है आपका, रेक्टेंगल है. कौन है भाई हमारा, रेक्टेंगल है. किसी भी एज पर अगर मैं अपना पेन रखता हूँ यहाँ पर, तो मुझे सिर्फ दो ही डायरेक्शन मिलेंगी, एक डाउनवर्ड्स और एक लेफ्टवर्ड्स. यहाँ रखेंगे तो एक राइटवर्ड्स और एक डाउनवर्ड्स, है ना. सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं 2D. लेकिन अगर 3D होगा तो कैसा होगा, ये भी देखना. ये हमने डायग्राम बना ली और इसको हमने उठा के कर दिया कनेक्ट. अब आप जरा और से देखें, इसके किसी भी एज पे अपना डॉट लगाएं ऐसा करके, या फिर आप भले पेन से मार्क करें कि ये मेरा कॉर्नर है, आपको सब तरफ 3 डायमेंशन मिल जाएंगे, 1 2 3. देखिए मेरा कौन है, 3D. सही है. 2D और 3D असल में क्या चीज है. इंशाल्लाह ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा. तो पहले हम 2D वाली साइड चीजें पढ़ेंगे कि 2D और 3D क्या होता है, जिसमें हमारे पास फॉर्मूलाज भी हैं और यूनिट कन्वर्जन क्या है. तो अब आ देंगे आपको. यूनिट कन्वर्जन में पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे. हमारे पास पेपर 1 भी आएगा, पेपर 2 भी आता है. दोनों में ही ये टॉपिक शदीद इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कम से कम 20 मार्क्स तो बेटा आते हैं. चलो बहुत बुरी किस्मत हुई तो 25 की बात है, अदरवाइज 16 से 20 तक में आपका काम बन जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक क्यों है, डिटेल बहुत ज्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होती है, और बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के. इसमें 2D की अगर बात करते हैं, 2D में क्या चीजें पढ़नी है, सिर्फ दो. एक एरिया और दूसरा पेरीमीटर. एक एरिया, दूसरा पेरीमीटर. बेटा एरिया के लिए बेहतर है क्या, फॉर्मूलाज याद करना है. वैसे फॉर्मूला शीट गिवन होती है, फॉर्मूला शीट में इस टॉपिक के सारे फॉर्मूला गिवन होते हैं. बट what's the real problem? The real problem is when you get a composite shape. Composite shape मतलब ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसे भी है और ये रेक्टेंगल ऐसे भी है, और ये 3D में आ जाए. तो ऐसी जब कॉम्पोजिट शेप आती है तब जाके आपको फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में मसला होता है. तो बेहतर है कि फॉर्मूला याद ही करना है, अदरवाइज आप फॉर्मूला शीट ऑब्वियसली बिल्कुल यूज कर सकते हैं. तकरीबन कॉम्पोजिट के अलावा सारे फॉर्मूला इसमें होते हैं, बेसिक सब होता है. पेरीमीटर आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है, which states that sum of all the outer side मतलब boundaries. फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आपके सामने आप देख सकते हैं. This is 5, this is 4, this is 4, this is 2 and this is 5. ये 5 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 2 है. तो इसके पेरीमीटर में हमने ये वाला 4 नहीं रखना. क्यों, ये आउटर साइड्स की बात है ना. आउटर साइड्स में ये सब आएंगे जिन पर रेड सर्किल हुआ हुआ है, ये आ गए. 4 तो इंटीरियर साइड है, 4 को आप इंटीरियर लेंथ को हम कभी भी पेरीमीटर में यूज नहीं करते. यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं सेपरेटली, वरना हम आगे बढ़ना है. कोई क्वेश्चन तो नहीं है. अब आता है बेटे मेरे पास क्या चीज, स्क्वायर. स्क्वायर को स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री पे होते हैं. स्क्वायर्स के सारे कॉर्नर्स कितने डिग्री पे होते हैं,
और सारी की सारी लेंथ इक्वल होती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एरिया, तो इसका मतलब ये लेंथ भी लेंथ है और विड्थ भी लेंथ ही है, तो एरिया हो गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया एल इंटू एल, एल स्क्वायर। देख लो कर लेना बाद में। एरिया एल इंटू एल, एल स्क्वायर। सही है, तेरी बात। पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर बेटा क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स, सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स। ठीक है यहाँ बेटा, आउटर साइड्स में इसकी ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, लेंथ 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 लेंथ, तो चारों लेंथ को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4l। तो स्क्वायर का एरिया हो गया एल स्क्वायर और स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4 टाइम्स ऑफ एल। ओके, याद रहेगी ये बात, आसान सी है बिल्कुल। मजीद आगे आते हैं, तो अगली शेप कौन सी है हमारे पास, अगली शेप कौन सी हमारे पास, रेक्टेंगल आ गई हमारे पास। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में फर्क क्या है भाई, इसके भी तो 90 डिग्री पे लिखा हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ था, यहाँ भी 90 डिग्री बना हुआ था। स्क्वायर की ऑल 4 साइड सेम थी, रेक्टेंगल के सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट सेम होती है। मींस अगर ये लेंथ है तो ऊपर वाला भी लेंथ होगा, अगर ये विड्थ है तो लेफ्ट वाला भी विड्थ होगा। ओके हो गया बात, ना गई यहाँ तक बात। कनेक्ट दूंगा, कनेक्ट दूंगा। अच्छा भाई, तो रेक्टेंगल की वाली बात समझ में आ गई, ऑपोजिट साइड सेम होती है। तो किसी भी चार कोने वाली डायग्राम का एरिया होता है उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। क्या होता है एरिया, जैसे यहाँ भी ये था, लेंथ और विड्थ, एल इंटू एल, दोनों एल थे। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ इंटू लेंथ, या लेंथ इंटू विड्थ, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एल और एल क्यों नहीं है, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा है, ये कम है। ये तो ये दोनों एल या दोनों डब्ल्यू नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट है क्योंकि इनकी लेंथ में चेंज है। तो एरिया के लिए एल इंटू डब्ल्यू याद रहेगा, आसान सा। और पेरीमीटर में सारी साइड्स को प्लस करना है। तो कितने एल है, 2l। कितने डब्ल्यू है, तो 2l प्लस 2w, 2l और 2w, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, l प्लस w। आप चाहें ये वाला याद करें, आप चाहें ये वाला याद करें, या आप चिंटू मिंटू बच्चों की तरह l प्लस w प्लस w, कोई भी कर लें। ये भी, ये भी, ये भी, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो आपको आसान लगता है आप वो करें, जो आपको आसान लगता है आप वो करें, कोई इतनी सोचने की जरूरत आपको नहीं है। सही है। अब आते हैं ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, सबको पता है, हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट होता है। कहाँ से आया है हाफ, कहाँ से आ गया, एल इंटू डब्ल्यू तो रेक्टेंगल था ना बच्चों। व्हाट सपोज, तो ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हमने लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये हमने लाइन ड्रॉ की ऐसे करके, ऐसे क्या हो गया, रेक्टेंगल का हाफ हो गया, आधा रेक्टेंगल ऊपर आधा रेक्टेंगल, और क्या बन गया, रेक्टेंगल का हाफ हो गया, ट्राइंगल बन गया। तो इसीलिए रेक्टेंगल के फॉर्मूले को हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। क्या हो गया, तो रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा। असल में ना जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हम छोटे बच्चों को परेशान नहीं करते हैं, वो होता है साइन थीटा, ऐसे करके। अब ये बोलोगे ये क्या है, ज्यादातर बच्चे बोलेंगे ये क्या अजीब सी चीज आ गई, कोई अजीब सी नहीं है बेटा, ज्यादा अजीब सा लगे तो बेटा ए और बी कौन होते हैं, एंगल की दोनों साइड, ये एंगल 90 है फॉर एग्जांपल, मैंने कहा भाई मैं इसको कट कर लेता हूँ ऐसे करके, है ना। तो एक ए क्या होता है, जैसे यहाँ विड्थ, और बी क्या होता है, इस आपकी लेंथ है।
मतलब 2 legs ऑफ द 90 डिग्री, 2 legs ऑफ द, लेकिन साइन 90 की वैल्यू बेसिकली, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो आपको दिखाते हैं क्या होती है, क्या होती है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो यहाँ हम 1 लिखे अभी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई फर्क। इसीलिए हम बच्चों को जनरली आसान जगह करते हैं, इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम सिर्फ L इंटू बी तक यानी कि A इंटू बी तक याद करते हैं। सही है। अब हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है भाई, हाइट वो लाइन होती है जो हमेशा कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी लाजमी, वरना उसको हाइट नहीं बोलते, वरना उसको हाइट। लेट सपोज ये ट्रायंगल आ गया, इसमें ये भी ऊंचाई है हाइट है, ये भी ऊंचाई हाइट है, लेकिन इनको हाइट कह नहीं रहे, हम सिर्फ सेंटर वाली लाइन को कह रहे हैं जो 2 की यहाँ पे दी हुई है। क्यों, जो ये वाली लाइन है इसको हाइट कहना है, वजह बिकॉज इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद व्हाट, विद द बेस। ये मेरी पूरी लाइन कौन है, बेस है। कहां से कहां तक बेस है, यहां से लेके यहां तक मेरी बेस है। तो जो, तो इन शॉर्ट हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होगी, और ये वो डिस्टेंस है जो ट्रायंगल के थर्ड पॉइंट से बेस पे ड्रॉ होगा। थर्ड पॉइंट मतलब पहला पॉइंट बेस का, दूसरा पॉइंट बेस का, ये तो बेस हो गई ना बेटा। तीसरा पॉइंट कौन रह गया, ऊपर वाला थर्ड पॉइंट रह गया। तो थर्ड पॉइंट से ड्रॉ होगी और सीधी 90 डिग्री बनाएगी, उसे हम हाइट कहते हैं। तो जो लाइन 90 डिग्री पे नहीं होगी वो कभी भी हाइट नहीं होगी, तो क्या होगी, वो होती है स्लैंट हाइट। वो होती है स्लैंट मतलब तिरछी, टेढ़ी, ऐसे यूं फ्लो वाली, जैसे ये टेढ़ी वाली हुई है, ये स्लैंट हाइट है। हाइट कौन है, सिर्फ बीच वाली लाइन है, जिसको हमने बिल्कुल प्यार से बैठ के हमने हाईलाइट कर दिया, ये मेरी हाइट है, इसके अलावा कोई और लाइन हाइट। हाइट को लेके कोई बात कंफ्यूजन तो नहीं है, सही है। अच्छा अब इस ट्रायंगल को गौर से देखें, इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, इस ट्रायंगल में हाइट कहाँ है, 3 बेस, मैं कह रहा हूँ ये तीनों बेस है साइड में, राइट पे, लेफ्ट पे और बॉटम में, तीनों क्या है, बेस है। दिख रही है बेस, लिखा भी मैंने बेस 1, बेस 2, बेस 3। इनकी हाइट किसे मिलेगी भाई, इनकी हाइट कैसे मिलेगी भाई, इनकी हाइट मिलेगी ऐसे, कैसे, थर्ड पॉइंट से बेस लाइन पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल बेस 1 कौन है, ये बेस 1 है, तो बेस 1 का एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो थर्ड पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला। ऊपर वाले से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये मेरी हाइट 1 होती है, समझ में आ गई मेरी बात। दूसरा काम, अब बेस 2, बेस 2 का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये बेस हो गई मेरी। थर्ड पॉइंट कौन रह गया, ये वाला। तो हाइट 2 कहां से मिलेगी, ऐसे ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री बनाएगी, ये बना रही है तकरीबन तकरीबन 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही थर्ड बेस क्या है, ये रही बेस 3, उसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इसमें हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, थर्ड पॉइंट से जो क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो ये हाइट 1 और हाइट 2 और हाइट 3। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो जो बेस लेंगे उसी की हाइट रख के मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम। जो बेस लेंगे, तो अगर बेस 1 वाली मतलब ये वाली लेंथ लेंगे तो हाइट भी ये वाली लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर बेस 2 लेंगे एरिया के लिए तो हाइट भी ये वाली लेंगे। अगर बेस 3 लेंगे तो हाइट भी ये वाली लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ चीजें बोरिंग लगेंगी, उनको ऑलरेडी आती होंगी, तो परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए बेस का पक्का होना जरूरी है, जो मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए आपको लेके चल रहा हूँ। ओके हो गया, समझ में आ गया बात। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे ए बी सी, ये दिया हुआ, क्या दिया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी आ रहा है। ये ए से बी कितना है बेटा, सॉरी ए से बी कितना है मेरे पास 20, बी से सी कितना है, ए से सी कितना है, और सी से ये एक्स कितना है 5। ये 4 वैल्यूज गिवन है, मुझे चाहिए एरिया। मैं एरिया में कौन कौन सी लेंथ यूज करूंगा, एरिया में कौन कौन सी लेंथ यूज करूंगा, एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 मतलब हाफ ऑफ बेस टाइम्स हाइट, बेस टाइम्स, फॉर्मूला ये था ना मेरा, क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ
बेस टाइम्स हाइट। कौन है बेस और हाइट, कौन कौन होगी मेरी? चेक करो 90 डिग्री तक कौन सी लाइन बन रही है? 90 डिग्री कौन सी लाइन बना रही है? थर्ड पॉइंट से सीधी जा रही है, ये वाली लाइन बना रही है ना। तो ये मेरी कौन है? हाइट है। तो अगर ये हाइट का बेस कौन होगी फिर? जो जिस पर ये 90 बना रही है वो है 20। तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2, बेस इज 20, हाइट इज 5। मेरी बात जो मैंने बताई किसी ऐसे बच्चा जिसको समझ में नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं यहाँ पर। आपको समझ में आ गई? समझ में सबको? सर ऑनलाइन दोबारा ऑनलाइन समझा को दें। समझ में आ गई? हाँ बेटा बोलो बेटा। सर दोबारा समझा दें। हाँ मेरी बेटी सुनो बेटा, ये ए से स्टार्ट किया, बी पे खत्म किया, ये लाइन थर्ड पॉइंट से हाइट आती है। थर्ड पॉइंट कौन सा बच्चों? सी। सी से लाइन जो आ रही है ये हाइट होगी ना, क्योंकि क्या बना रही है? ये 90 डिग्री बना रही है ना बेटा। जो 90 डिग्री बनाती है वही तो हाइट होती है। तो मैं 8 और 12 यूज हाइट की जगह नहीं कर सकता, वो तो 90 बना ही नहीं। 90 का बना रहा है, ये और ये बना रहा है। तो हाइट की जगह 5 और बेस की जगह 20। लो बेटा निकाल दिया, हाइट की जगह 5 और बेस की जगह 20। इजी हो गया या नहीं हुआ? क्या हो गया? सही है सर। अब अगर आपसे समझ में आई यहाँ तक बात या नहीं आई? आ गई यहाँ तक बात समझ? ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई आपको छोटा वाला ट्राइंगल अलग कर दे इसमें से, क्या बोले? ए सी एक्स ट्राइंगल है ये बना हुआ, हमने अलग कर लिया। ए सी कितना था? 8। हाँ। एक्स टू सी कितना है? 5। लिख दिया 5। ए से एक्स, ए से एक्स नहीं पता, पता ही नहीं है हमें। अब ट्राइंगल में ये मिसिंग लेंथ कैसे मिलेगी बताओ भाई? 1 मिनट है आपके पास सोचने के लिए, जल्दी बताइए ये सोच के। क्या करते हैं? हमने काम पढ़ा पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में मेरा बच्चा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में मिसिंग लेंथ निकालने के लिए क्या लगाते हैं? आपको लाजमी पता होना चाहिए। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो ट्राइंगल की सबसे लंबी लाइन का स्क्वायर। सबसे लंबी लाइन कौन है यहाँ पर? ये वाली, ये वाली, ये 8 वाली। 8 वाली जो 90 डिग्री के सामने होती है वो सबसे लंबी लाइन होती है। 90 डिग्री के सामने होती है सबसे, तो वो होती है, उसको हम कहते हैं हिप्पोपोटामस, मतलब कि हाइपोटनियस। तो आप हाइपोटनियस से याद रखना, हिप्पो सबसे बड़ा होता है वो। ठीक है। और बाकी दो साइड क्या होती है? एक तो हमने ए बोल दिया, एक तो हमने बी बोल दिया। एक तो हमने ए बोल दिया, एक तो हमने बी बोल दिया। तो दोनों का स्क्वायर लगा के ऐड कर दिया, इजी काम। 8 का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर, और बी की जगह क्या रहेगा बेटा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, वहां जाके माइनस करेंगे 64 से, रूट ले लेंगे। कैलकुलेटर शरीफ अलाउड होता है इसमें, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये आप दोनों के लिए नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ओके हो गया? तो ये वाला काम भी और मिसिंग लेंथ निकालने वाला काम भी आ गया। फिर कुछ ट्रायंगल होते हैं खानदानी, जिन्हें हम कहते हैं स्पेशल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल्स? स्पेशल ट्रायंगल, खानदानी ट्रायंगल। क्यों भाई? इनमें कोई एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। जिन बच्चों को, अब आप करना आप नहीं करो, आप कर लो। तो आप स्पेशल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? इनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। इनका एरिया ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीखा था, ए बी साइन थीटा वाला। एक लेग ए दूसरा लेग बी, 18 को कभी भी एरिया में यूज नहीं कर सकते। क्यों? वो गिवन एंगल का लेग थोड़ी है, वो तो ऑपोजिट साइड है, तो 18 यूज नहीं होगा। तो 1/2 ए इंटू बी साइन 130। ए और बी कौन है? 2 लेग्स ऑफ द गिवन एंगल। ये काम हम पहले कर चुके हैं, इस काम में कोई ऐसा मसला तो नहीं है। ऑल क्लियर? आगे बढ़ जाएं? यस सर। ये आ गया बेटा रोम्बस, क्यूट सी डायग्राम। इस रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर को ही टेढ़ा कर दो, मतलब सारी साइड की लेंथ बराबर होगी। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, लेकिन वो 90 डिग्री पे कॉर्नर्स नहीं होंगे। कॉर्नर्स 90 डिग्री पर नहीं होंगे। तो अगर उसका एरिया निकालना होगा तो क्या कोई नया फार्मूला है? नहीं बेटा, वही सेम फार्मूला है। बस हाइट निकालने के लिए आपको 90 डिग्री खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम गोज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में फर्क क्या है? साइड्स 90 डिग्री पे नहीं होती पैरेललोग्राम में। तो अगर उसका एरिया निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? वही बेस इनटू हाइट।
बस हाइट आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये आ गया बेस इनटू हाइट, ये आ गया बेस इनटू हाइट। क्या हो गया? अब आते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, ये चारों चीजें सेम शेप हैं आपके पास। ट्रेपीजियम बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल गौर से इनको देखना, बहुत गौर से दिमाग लगा के इनको देख लें कि चारों ट्रेपीजियम कैसे हैं, क्योंकि सब में a pair of parallel line and a pair of unparallel line easily नजर आ रहा है ना भाई? देखो पर्पल लाइट शेडेड हुई नहीं है, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। पर्पल लाइंस शेडेड हुई हुई हैं, ये सारी कौन है बेटा? पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस क्या कर रही हैं? ये पैरेलल लाइंस क्या कर रही हैं? ये पैरेलल लाइंस शो कर रही हैं कि ये सब क्या है? ये पैरेलल लाइंस क्या कर रही हैं, क्या शो कर रही हैं? सब क्या है बेटा? ये हाइट के साथ 90 डिग्री बना रही है। क्या बना रही है? हाइट के साथ 90 डिग्री। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी, अगर ये पैरेलल नहीं होगी तो हाइट के साथ 90 डिग्री भी कभी नहीं बन सकता। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो हाइट के साथ भी 90 डिग्री दोनों तरफ नहीं बन सकता। अब आप गौर कीजिए, क्या ये फर्स्ट वाले में, क्या ये नंबर 1 वाले में 90 डिग्री बना रही हैं दोनों तरफ? तो आंसर है यस। देखो ये साइड भी 90, ये साइड भी 90। क्या यहाँ पर बना रही है? एग्जैक्टली 90। और ये भी 90 नंबर 2 में। क्या नंबर 3 में 90 बना रही है बेटा? तो यस, ये भी 90 और ये भी 90। क्या नंबर 4 में 90 बना रही है बेटा? तो यस, ये भी 90 और ये भी 90। तो बेटा ट्रेपीजियम की पहचान क्या है? अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड अ पेयर ऑफ अनपैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आती मेरी बात? इसको यूं कर लेते हैं, one pair one pair of one pair of parallel lines and one pair of unparalleled lines. Unparalleled lines, the height will always make 90 degree with both parallel lines. कीवर्ड क्या है? 90 डिग्री बनाएंगे भाई। एक पेयर होगा पैरेलल लाइंस का और एक पेयर होगा अनपैरेलल लाइंस का, और हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाएगी दोनों पैरेलल लाइंस के साथ। आप देख सकते हो चारों डायग्राम में हाइट 90 डिग्री बना रही है पैरेलल लाइंस के साथ। ठीक है, फॉर्मूला इंतहाई आसान है। एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या बोला मैंने? हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इनटू द हाइट। पैरेलल लाइंस कौन है? ए और बी। सब जगह आपने यही सेम फॉर्मूला ट्रेपीजियम के लिए यूज करना है। इंतहाई आसान फॉर्मूला है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो खुशी खुशी मुझे बता देंगे सर ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही या इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। सर्किल, सर्किल इज अ राउंड
where the distance from center to the boundary is always same. ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इवन मैं कोई थर्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा वो भी रेडियस, इवन मैं फोर्थ लाइन ड्रॉ कर दूंगा वो भी रेडियस, इवन फिफ्थ लाइन ड्रॉ कर दूंगा वो भी रेडियस. तो सेंटर टू बाउंड्री इज ऑलवेज सेम. सेंटर टू द बाउंड्री इज ऑलवेज सेम एंड दैट डिस्टेंस which is drawn from center to the boundary is called, the distance from center to the boundary is called radius. Okay, सर्किल का एरिया क्या होता है भाई? सर्किल का एरिया इंतहाई आसान है, पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला शीट में गिवन होता है. क्या है? सर्किल का एरिया इंतहाई आसान है, पाई आर स्क्वायर. और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला उससे भी ज्यादा आसान. क्यों? सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस क्या होती है? हाँ भाई, सर्कमफेरेंस क्या होती है बेसिकली? सर्कमफेरेंस बेसिकली इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल. पूरी गोल वाली ये बाउंड्री, सही है? इस बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस. सही है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला एरिया में 2 पावर में था ना, इस 2 को नीचे ले आओ, आ गया 2 नीचे, तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या बन गया? 2 पाई आर बन. सही है? सर्कमफेरेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल. सर्कमफेरेंस मतलब द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल. फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. अगर पेपर 1 होगा तो पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे, पेपर 2 होगा तो कैलकुलेटर में पाई यूज करेंगे. कोई लेटर या उसकी वैल्यू यूज, लेटर सॉरी, उसकी वैल्यू यूज नहीं करेंगे. 3.142 वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना. आपने पाई की जगह पाई ही लगाना कैलकुलेटर में. और पेपर 1 में पाई सॉल्व हो ही नहीं पाता, उसको आप जैसा होगा वैसे ही छोड़िए. मतलब 7 पाई, 8 पाई, 15 पाई, जो भी वैल्यू आ रही होगी पाई को पाई ही छोड़ देंगे. पेपर 1 में विदाउट कैलकुलेटर में पाई सॉल्व नहीं करता. 22/7 रख के कहीं सिंपलीफाई हो सकता है, बाकी हम खुद स्पेसिफिकली वैल्यू नहीं रखते. If I draw a straight line that passes through the center of the circle, if I draw a straight line that passes through the center of the circle is called diameter. Diameter. If I draw a straight line that passes through the center of the circle is called diameter. Diameter is also called the longest chord of a circle. Longest chord. Chord मतलब कोई भी लाइन, ये ड्रॉ कर दिए chord हो गई. अब ये सेगमेंट अलग हो गया, ये सेगमेंट अलग हो गया. सही है? ओके हो गया. लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन है? डायमीटर. कहां से पास होती है? सेंटर से पास होती है. ओके हो गया. अब आ गए हमारे पास सेक्टर्स और सेगमेंट्स. क्या आ गया हमारे पास? सेक्टर्स और, कभी पैकमैन देखा? वो चीजें खाने वाली बला जो होती है, कट 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 करता हुआ आता है, वो मुंह बना हुआ होता है, सारी बॉल्स खाया था, गेम होता है. तो इसमें भी ये पैकमैन शेप है, आप गौर से देख सकते हैं. सही है? इसे हम कहते हैं पैकमैन. और छोटा वाला मेरा कौन है? पिज्जा स्लाइस. कौन है? इसको मैं सेक्टर कह रहा हूं क्योंकि ये सेंटर से ड्रॉ हो रहा है. सेंटर टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस. और अगर वो रेडियस के 2 पीस कट होकर अलग होगा तो समझो पूरा पिज्जा स्लाइस अलग होगा. ठीक है? तो ये वाला काम जो सेंटर से ड्रॉ होगा वो क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा. सेंटर सेक्टर नाम मिलता जुलता याद रखना है. सेंटर सेक्टर. ठीक है? लेकिन अगर ऐसे एक पोर्शन अलग कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेगमेंट. ये बात हमेशा रखिएगा, सेक्टर या सेगमेंट में अगर मोर देन हाफ है तो मेजर कहलाएगा और लेस देन हाफ है तो माइनर कहलाएगा. मोर देन हाफ होगा तो मेजर और लेस देन हाफ होगा तो माइनर. तो आप समझ सकते हैं ये
मोर देन हाफ ऑफ सर्किल है कि लेस देन हाफ ऑफ सर्किल है, इसीलिए माइनस है। और ये बेटा मेजर, क्यों मेजर? कि ये सर्किल जो है हाफ से ज्यादा है, इसीलिए मेजर लेंथ, और ये माइनर। यहाँ तक कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना, डायग्राम गिवन है, अच्छी तरह पढ़ें और समझ के बताएं क्या समझ में आया है। क्या कैलकुलेट करना है ये भी बताइएगा। सर कि मेरी बेटी, सुन रहा हूं मैं। कुछ नहीं, बस हो गया, सॉरी। क्योंकि ये सेक्टर का एरिया था, बिल्कुल सेक्टर भी है, और ये मोर देन हाफ भी है तो मेजर है। और मेरे पास क्वेश्चन कैसा आया, ऐसा क्वेश्चन आया, एंगल किसका दिया हुआ है 60 बाहर वाला, और जिसका सेक्टर का एरिया निकालना है ब्लू वाला पार्ट, उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो मैं शेडेड कर रहा हूँ, वो मांग रहे हैं इसका सेक्टर। हाँ भाई, अब कुछ भी कह ले, है तो सर्किल के ही पार्ट, है तो सर्किल के ही पार्ट, तो जब एरिया निकालेंगे तो सर्किल का एरिया तो आ गया, ठीक है। सर्किल के एरिया में आपको रेडियस पता है, ये काम तो हो जाएगा, पाए कैलकुलेटर सर हो जाएगा। ये क्या है, अब सीखिए इसको भी बेटा, डायग्राम तो ये वाली है। पूरा सर्किल कितने का होता है, 360 का होता है। अब ये वाला एंगल कैसे करूँगा, ये वाला एंगल कैसे मिलेगा मुझे, कोई तरीका है इस एंगल को निकालने का? 360 से इंतहाई माइनस कर आसान देंगे तरीका, 60 को। यही काम किया हमने, देखो फॉर्मूले में भी यही काम करना है, तो फॉर्मूले में आ जाओ और टोटल से डिवाइड किया हुआ है, तो वही किया, 360 में 60 माइनस किया, तो कितने बच गए बेटा, 300 बच गए। ये सेम आ गया मेरे बच्चे, पाई आर स्क्वायर किया, आर कितना बेटा 9, रेडियस की जगह 9 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसको अब आप कैलकुलेटर में रख लें, ये आएगा तो पेपर 2 कैलकुलेटर में ही आता है, जो भी हो, ओरिएबल हो, एडिशन कुछ भी हो। तो क्या किया आपने, कितना आ गया आपके पास, 300 डिवाइड बाय, हाँ भाई 81 पाए, सॉरी 81 पाए, आ गया 212.57, मतलब 212.1। इजी हो गया। अब बताओ भाई, एरिया कैलकुलेट करने में कुछ मुश्किल? अगर वो क्लियर है, अगर वो क्लियर है, अच्छी तरह समझ में आ गया है,
अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। रिव्यू कर लो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है नहीं। लाजमी देख लो, और जो समझ में नहीं आया पूछ लो। सर ये इसमें 2 क्यों आया, ये समझा दे। देखो क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। लेंथ मांगी हुई है। और सर्किल की लेंथ क्या होती है, उसकी बाउंड्री, बाउंड्री यस। क्या होती है, 2 अच्छा पाई आर। ठीक है। यस। एरिया की जगह 2 यस। पाई आर, बाकी सब कुछ सेम सेम। इजी हो गया। पेपर 1 आएगा तो यही आंसर है, पेपर 2 होगा तो कैलकुलेटर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट भी पढ़े, उसको देख के बताएं समझ में क्या नहीं आ रहा। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, एक रेडियस, दो रेडियस, 219, और एक थर्ड लेंथ कौन सी है, ये कर्व वाली आर्क लेंथ। अभी भी दिखाया है 47.1, आर्क लेंथ की जगह 47.1, 2 आर की जगह उसकी वैल्यू चेक करने में। मुझे बता दें कि यहाँ तक जो कुछ पढ़ा समझ में कैसा आया और कैसा नहीं आया, अच्छी तरह रिव्यू कर लें। बिल्कुल आसान काम हो गया, इजीली दिमाग में आ गया। जी सर। जी सर। ठीक है, अब आएंगे बेटा सेगमेंट्स पर। सेगमेंट कौन सा पोर्शन था जो सेंटर से ड्रॉ नहीं हुआ, सेक्टर सेंटर, सेगमेंट नो सेंटर, मोर देन हाफ मेजर, लेस देन हाफ माइनर, वही सेम बात। अब ये शेप आ गया आपके पास, क्या मांग रहे हैं इस शेप का आपसे, एरिया ऑफ, इस डायग्राम का एरिया मांग रहे हैं आपसे। तो आप क्या करोगे, उन्होंने कहा रेडियस 5 है और एंगल 60 है। हमने कहा ठीक है भाई, हम लिख लेते हैं कि रेडियस 5 आ रहा है और एंगल 60 आ रहा है। सही है, रेडियस 5 आ रहा है। अब क्या करें, अब ये कॉम्पोजिट शेप ना चाहते हुए भी बन गई। कैसे बेटा, इसमें ये तो ट्रायंगल है और ये पीछे वाला क्या है, सेगमेंट सेक्टर है, सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, सेक्टर है। सबसे पहले सेक्टर, ये वाला सेक्टर कौन सा है, ये मेजर सेक्टर है। और ये नीचे एक ट्रायंगल है,
अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेगमेंट लिखा बेदानी में, सेगमेंट सेक्टर आ जाए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड कर लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड कर लेंगे। तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल चाहिए, मिल जाएगा आराम से, 360 में से 60 माइनस करेंगे और पाई आर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, प्लस प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब 2 लेग्स ऑफ द एंगल, तो 5 इंटू 5 और साइन सी मतलब इनके साथ का एंगल, तो साइन 60 डिग्री। ये पूरी चीज उठा के, क्योंकि स्पेशली ऐसा क्वेश्चन सिलेबस से पेपर 2 में आ सकता है या पेपर जिसमें कैलकुलेटर अलाउड हो उसमें आ सकता है। मतलब कब मैंने कंपेयर करना से, तो आपने उसको पूरे को उठा कैलकुलेटर में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर रहे हैं अपने कैलकुलेटर में रख के इसको कि आपका आंसर सही आ रहा है। मैं 1 मिनट वेट करूंगा ताकि कैलकुलेटर का यूज भी आपको समझना है। मतलब फिर तब हाँ भाई, कैलकुलेटर में लगाना आ गया, आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा? सर ये नहीं आ रहा आंसर। अच्छा, जी सर। अभी निकालते मेरी बेटी, देखो। यही तो आ रहा है, 76.25 मतलब 76.3। ये देखो, मैच करो, क्या गलती की कैलकुलेटर था। शाबाश। सर आ गया, पाया नहीं डाला था। 77। क्लियर हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ये पेपर में हाई ऑर्डर क्वेश्चन अगर 2D से आता है वो ऐसा आता है बेटा। ओके ओके ओके, ताहिर समझ गया बेटा मैं। तो ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर में या कोई बहुत स्किल, ये नए सिलेबस की चीजें हैं, नए सिलेबस में ज्यादा आती हैं। ठीक है, खास तौर पे एक्सेल, ओ लेवल्स, आईजीसीएसई में। तो ये इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया है। बन क्या रहा है पेपर, पापा पता है पेपर में क्या लिखा हुआ है? पेपर में ये मेजर सेक्टर और ये ट्रायंगल, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बोलेंगे अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम अ टनल of length 800 meters, find the volume of the tunnel। और ऐसी टनल बनी होगी, आप गौर से देखो टनल की शेप ऐसी होती है कि नहीं होती?
बिल्कुल ऐसी होती है ना, यहाँ रोड होता है, गाड़ी आ रही जा रही होती है और ऊपर से गोल होती है। आपको टनल का वॉल्यूम निकालना है भाई, ये एरिया आएगा तो 800 मीटर की टनल है, कितने मीटर की? 800 मीटर की। इस आंसर को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि सर साहब इसका वॉल्यूम निकालना है, बोलूंगा ओके, वॉल्यूम क्योंकि हमेशा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय दी हाइट या लेंथ। हाइट क्या है, लेंथ क्या है? एरिया कितना आया है 76.3 और हाइट और लेंथ कितनी है मेरी टनल की 800 मीटर्स। 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है एरिया निकालना, एरिया निकालना, ये एरिया निकालना इतना इंपॉर्टेंट है। जब ये सारा काम समझ गए, इजीली दिमाग में बैठ गया अल्लाह के फजलो करम से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। पढ़िए सवाल, कह रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहाँ है शेडेड? ये रहा शेडेड, ये ग्रे ग्रे शेडेड नजर आ रहा है बड़ा आराम से। कह रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या कर रहे हैं उसके लिए बेटा, दिमाग लगाएं। अगर शेडेड का एरिया निकालने क्या करना है बेटा? ये क्या है, पिज्जा स्लाइस है ना? पिज्जा स्लाइस में तो क्या मैच कर रहे हैं? ट्रायंगल मैच कर रहे हैं, तो शेडेड बच जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मतलब कि पिज्जा स्लाइस, दोनों बातें एक ही होती हैं, से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या मिल जाएगा बेटा? शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्योंकि इस शेप का आपके पास डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। इस शेप का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई है ही नहीं। तो हम पहले लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो क्या होता है? एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी साइन सी। ठीक है, और ये हमने उसको लगाया हुआ है। कितना एंगल है बेटा? 60 डिग्री एंगल है। रेडियस कितना है बेटा? 5 है। तो बेटा वो 5 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 5 है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं आराम से। अब लगा लिया हमने। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा मेरे? थीटा, वो है 360। 360 फॉर्मूला का सेम सेम। रेडियस कितना? 5। ए और बी कितने हैं? ट्राइंगल के दोनों साइड 5 × 5, और साइन सी मतलब साइन 60, 2 लेग्स ऑफ द एंगल। इसको भी कैलकुलेटर में रखेंगे। लीजिए बेटा आपका एरिया मिल गया शेडेड रीजन का। क्या मिल गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिल गया मेरे बच्चे। इस बात को भी रिव्यू कर लें, ये हाई ऑर्डर क्वेश्चन है, परेशान करते हैं, प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ तक देख लें, अल्लाह के फजलो करम से हमने 2D सारा पढ़ लिया है। अब हम 3D पे जाएंगे, तो 2D की चीजें यहाँ तक देख के मुझे बता दें, रिव्यू कर लें, मुझे बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ भाई बच्चों, सानी बेटा, ताहिर बेटे, आयशा बेटा, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या समझ में नहीं आया? शाबाश। फरिया मेरी बेटी, ओवेसा मेरी बेटी, समझ में आया? जुहेरा मेरा बच्चा, समझ में आया मेरे बच्चों? जी सर, आ गया समझ। जबरदस्त हो गया। ये ये फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं ये नोट्स आपके ग्रुप में। ठीक है, कहाँ गया फॉर्मेट सीरा? आपने इन नोट्स को बैठ के लाजमी रीइंफोर्स करना है। ठीक है, मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं आपके पास। कल इनका 3D भी करवाऊंगा, लेकिन ये पहले पक्का करना लाजमी है। पहले इसको पक्का कर लो मेरे बच्चों, ये पक्का हो जाएगा तब 3D समझ में आएगा। 3D समझ में आ जाएगा तो पास्ट पेपर्स पे जाएंगे, पहले P1 करेंगे फिर P2 करेंगे। कि पाइप में कैसे छोड़ना होगा वो भी सीख लोगे। कॉम्पोजिट कंबाइन होके ट्रिग्नोमेट्री कैसे आता है इसमें, वो भी सीख लोगे मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो वी आर गोइंग टू एंड द लेसन हियर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा खासा चीजें पढ़ ली हैं, सिर्फ 3D रह गया थोड़ा सा।
3D पढ़ेंगे एंड देन यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह। बेहतरीन समझ में आ जाएगा। नोट सबको भेज दिए, रात को सोते टाइम लाजमी पढ़ना, नींद भी अच्छी आएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। और then I'm gonna see you people inshallah tomorrow in the tomorrow's lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.